नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एमडीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देश श्रीलंका में हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति दिसानायके ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था। उनका पहला विदेशी मेहमान बनने का सौभाग्य मुझे मिला। वह हमारे विदेशी संबंधों को गहराई का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। पीएम मोदी ने भारतीय मछुआरों को रिहा करने और उनके नावों को छोड़ने की बात कही। तमिल मुद्दे पर मोदी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि श्रीलंका सरकार तमिलों की उम्मीदों को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के तहत मिले पूरे अधिकारों को लागू करेगी। गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच ही तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने कोठा मुंडेम के हेमचंद्रपुरम पुलिस मुख्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि जिन 86 मायावादी पार्टी सदस्यों ने भदाद्री, कोठा मुंडेम जिले और मुलुगु जिले की पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, वे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। कुल 86 मायावादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं। आईजी चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि इन मायावादियों ने तेलंगाना सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन चेउथा कार्यक्रम के तहत आत्मसमर्पण किया है और आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल सहायता के लिए 25,000 रुपए दिए गए हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का शुक्रवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे और आज उनका अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार की पत्नी शशि गोस्वामी अपनी पति के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। मनोज कुमार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया और सेना की ओर से 21 तोपों की सलामी दी गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके गोस्वामी टावर स्थित निवास पर बड़ी संख्या में प्रशंसक, परिवारजन और फिल्म इंडस्ट्री के लोग पहुंचे हुए थे। सबकी आंखें नम थी। सबने यही कहा कि एक युग अब समाप्त हो गया है। राजधानी दिल्ली में नवगठित भाजपा सरकार बनने के बाद आज से आयुष्मान भारत योजना लागू करने का रास्ता दिल्ली में साफ हो गया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के बीच आयुष्मान भारत योजना को लेकर आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पहली कैबिनेट मीटिंग में ही योजना पर मोहर लगा दी थी। उनके 1.5 महीने के बाद अब आज से दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू कर दी गई है। दिल्ली में इस योजना के तहत लोगों को 10 लाख रुपए तक का इलाज देने का ऐलान दिल्ली सरकार ने किया है, जिसमें 5 लाख का खर्चा वह खुद उठाएगी। हरियाणा में नए कानूनी विवादों को लेकर सरकार ने अब कदम उठाया है। सरकार ने इन विवादों को कम करने के लिए साइबर अपराध के मामलों को तुरंत समाधान के लिए साइबर अपराध को जनोपयोगी सेवा के रूप में वर्गीकृत किया है। सबसे खास बात, इस निर्णय से स्थायी लोक अदालत को निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा। बता दें कि सरकार ने साइबर अपराध से संबंधित एक शर्त भी लगाई है। सरकार ने कहा है कि अपराध से जुड़ी हुई धनराशि जारी करने के लिए स्थायी लोक अदालत के समक्ष तभी आवेदन किया जा सकेगा जब ऐसी घटनाओं में कोई एफआईआर दर्ज न की गई हो। हरियाणा सरकार अग्निवीरों को और बड़ी राहत देने की तैयारी में लगी हुई है। खबरों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अग्निवीरों को लेकर सीएम नायब सैनी के पास एक चिट्ठी आई है। इसमें केंद्रीय मंत्री ने सैनी सरकार से पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने के लिए कहा है। गृह मंत्री अमित शाह की चिट्ठी के बाद ये संभावना बन गई है कि जल्दी सैनी सरकार पुलिस भर्ती में आरक्षण को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में जारी प्रदेश सरकार की पॉलिसी भी भेजने को कहा है। भीषण आग में दू कर जल रही झुग्गियों की ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 63 स्थित बहलोलपुर के पास की हैं, जहां अचानक आज आग लग गई। आग से झोंपड़ियों में रखे सिलेंडर फटने लगे, जिससे आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। देखते देखते दर्जनों झुग्गियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी में झुग्गियों में रह रहे लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों का विरोध लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चुनौती देते हुए
सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अमानतुल्लाह खान का कहना है कि यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्ता को कम करता है, साथ ही यह अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों का प्रबंधन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करता है। इससे पहले बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वे इस बिल को लेकर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के सदस्य भी थे और इसके अलावा अन्य नेताओं ने भी विरोध जताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय जनता पार्टी कल 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसी दिन भाजपा का प्रदेश कार्यालय भी मंगल कमल रोहतक से पंचकुला में पंचकमल में शिफ्ट हो जाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया ने कहा कि भाजपा के स्थापना दिवस 6 अप्रैल को पंचकमल कार्यालय भाजपा का मुख्यालय होगा और पुनिया ने कहा कि 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली समेत तमाम बड़े नेता पार्टी उपस्थित रहेंगे और वहां पे 6 अप्रैल से पंचकमल कार्यालय से ही पार्टी की प्रदेश स्तरीय प्रशासनिक गतिविधियां चलेंगी। भाजपा के स्थापना दिवस को पार्टी हरियाणा में धूमधाम से मनाएगी। पार्टी ने 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। देश भर में आज श्री दुर्गाष्टमी का पर्व श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। जगह जगह पर श्रद्धालु प्राचीन मंदिरों में मां के दर्शन और पूजा के लिए उमड़े। माता रानी की जयकारों से वातावरण भक्ति में हो गया और मंदिरों में सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं ने माता रानी को भोग अर्पित किया और प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद दिया। मंदिरों के बाहर कन्याओं को भोजन कराने का क्रम भी दिन भर चलता रहा। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, असम, बिहार और दक्षिण भारत के मंदिरों में श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे हुए थे। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।